10 साल वाले 50-60 लाख भी ले रहे हैं टेस्टिंग में। मुझे लगता है एक अच्छा रिज्यूमे जो एटीएस फ्रेंडली है, जिसमें कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ है, आई थिंक दैट इज द बेस जीरो टू स्टार्ट विद, क्योंकि उससे पहले तो आपको एआई फिल्टर कर देगा, तो कॉल्स कैसे आएंगे? आज 100 मैनुअल टेस्टर्स हैं, प्रोबेबली कल 5 या 10 ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन है कि लोगों को इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, और वो क्या कर सकते हैं जिससे उनको इंटरव्यू कॉल्स आना चालू हो सकते हैं? एक ऑटोमेशन टेस्टर से वो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सेलेनियम या साइप्रस या कोई भी टूल प्ले राइट यूज करके स्क्रिप्ट्स ऑटोमेट कर दिया एंड देन योर टास्क इज डन। तो ये भी बोला जाता है कि जैसे आपको 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, तो इतनी जॉब ओपनिंग्स नहीं होती आपके लिए, आपकी सैलरी ग्रोथ नहीं होती। तो आपको क्या लगता है इसके बारे बहुत ज्यादा ना डेफिनेशंस पे मत फोकस करो। लाइक अगर मैंने किसी को बोला भाई कोड लिखो, तो उसको पूरा सिंटेक्स याद होना चाहिए बाय हार्ट, सारे फंक्शंस के नाम याद होने चाहिए, नोटपैड पे लिखो कोड, राइट? वो सब मुझे लगता है कि स्टूपिडिटी है। एआई का बूम आ गया तो जॉब जा रही है। तो अगर किसको एआई के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है और उसको अपस्किल करना है, एआई सीखना है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, उसको एआई में क्या सीखना चाहिए? जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के साथ ह्यूमन बीइंग कर सकता है, राइट, वो एआई अभी तो नहीं कर सकता, एंड प्रोबेबली अगले 10 साल में भी नहीं कर पाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनका नाम है अक्षत, जिनको मोर देन 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, और ये एक प्रिंसिपल इंजीनियर है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को कितनी सैलरी मिल सकती है। अगर आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो जिससे आपको इंटरव्यू कॉल्स आना चालू हो सकते हैं। डेवलपर या फिर टेस्टर, कौन सा बेटर ऑप्शन है और किसको ज़्यादा ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलती है? क्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में 10 साल एक्सपीरियंस के बाद जॉब्स नहीं मिलते? तो सबसे पहले हम लोग अक्षत के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ओवर टू यू अक्षत। Hi Siddharth, thanks for having me here. And I think we have been trying to have this discussion for a long time, but unfortunately, हो नहीं पा रहा था. Luckily, now we are able to meet. Very happy to be here or having this discussion with you. So overall, मेरा 14 years के around 14.5 years के around experience है into different domains and wide range of tools and tech stack. Uh, for some years, I was outside India as well. I was working in Singapore, and rest of the time I've been here in India at various locations. So अभी फिलहाल मैं The Economist Group कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज अ प्रिंसिपल क्वालिटी इंजीनियर। इससे पहले मैं क्यूए आर्किटेक्ट भी रह चुका हूँ और हेड ऑफ क्यूए भी रह चुका हूँ। तो मेजरली अभी लीडरशिप रोल्स में ही हूँ मैं, ऐसा चल रहा है। एंड या बाकी लेट्स गेट स्टार्टेड। करेक्ट। तो अक्षत, जैसे आपने बोला कि आपने स्टार्ट किया था ऐसा डेवलपर, करेक्ट? तो आप ये बता सकते हो कि हाँ, आप डेवलपर से टेस्टिंग में क्यों आए फिर? हाँ, एक्चुअली ये काफी पुरानी बात हो गई वैसे तो। मतलब ऑफ कोर्स वही अराउंड 14.5 इयर्स बैक तो मैंने करियर ही स्टार्ट किया था। एंड रफली आई स्टेड इन डेवलपमेंट फॉर लाइक 2-3 इयर्स। मतलब मैं जावा डेवलपर था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो ये वो वाला जावा डेवलपमेंट है विच इज लाइक जेएसपी सर्वलेट्स J2EE, द लीगेसी स्टैक ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो उस पॉइंट पे आई वाज इन टीसीएस एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे ऐसा कुछ रिजर्वेशन नहीं था मेरे दिमाग में कि यार डेवलपमेंट ही करना है कि टेस्टिंग ही करना है। ऑल आई वांटेड टू डू इज कि यार टेक्नोलॉजी अच्छा होना चाहिए। मतलब मुझे जावा पसंद था उस पॉइंट पे। तो मेरे दिमाग में ये था कि जावा से ही रिलेटेड मैं रहूं और जावा से ही एसोसिएटेड रहूं। फिर डाउन द रोड मैं जावा स्क्रिप्ट में भी गया, अभी पाइथन कर रहा हूँ, बीच में फ्लटर, डार्ट, फिर आईओएस, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग और एपीआईज और बहुत सारा वेरिएशन हुआ। आई थिंक मेजर मेजर मेरा यही रहा, एक जो कोर इंटरेस्ट भी रहा मेरा। इट वाज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू। मतलब किस्मत से भी ऐसा हुआ कि आई ऑलवेज बम्प्ड इनटू अ प्रोजेक्ट एंड अ कंपनी वेयर समथिंग न्यू वाज हैपनिंग। एक नया टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्क्रैच, एक नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो विद दोज एडवेंचरस स्टेप्स दैट आई वाज टेकिंग, मेरा एक्सपोजर भी थोड़ा वाइड हो गया। तो प्रिसाइसली कुछ ऐसा है नहीं मेरे दिमाग में कि लाइक, और इनफैक्ट इफ यू हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन इवन लाइक 5 years back or 8 years back,
तो मैं यही बोलता कि यार टेस्टिंग हो या डेवलपमेंट हो, इट डजेंट रियली मैटर, यू आर अ इंजीनियर फर्स्ट। तो यू शुड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। मतलब अगर आप टेक्निकली स्मार्ट हो और यू नो यू आर you are at par with the what is happening right now, and you are updated always with technology, then it is fine, right? अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो या डेवऑप्स में हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, whatever you are doing, you have to stay technical. I mean engineer first approach. आज की डेट में when somebody asks me this question, तो थोड़ा सा वो चेंज हो गया है आंसर, राइट? आई मीन फ्यू इयर्स बैक इट वाज मोर अबाउट कि डेवलपमेंट होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए. नाउ the gear has shifted a bit, right? It has little bit pivoted कि it's a era of AI, Gen AI और सारा नो कोड लो कोड वाला कहानी. And Gen AI is actually very good. We can write any code that we want. Even to some level, architectural solutions we can define with Gen AI. तो मुझे लगता है कि at in today's time that we are sitting in, everybody as an engineer, even if you are doing testing or development, you should have an understanding of how these LLMs are working, how the AI as a technology is working, generative AI को use करना, how it is working behind the scenes, और what is the way forward, आगे ये AI कहाँ जा रहा है. थोड़ा सा उससे अपडेटेड रहना is more important at this point. उसके बाद आप चाहे क्यूए कर रहे हो, चाहे डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे डेवऑप्स हो, या व्हाटएवर यू आर डूइंग, इट्स फाइन. तो अक्षत, मैंने देखा आपने अराउंड 14.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में काफ़ी कंपनी स्विच किए, करेक्ट? और कोई कोई कंपनी शायद आपने 1 साल के अंदर ही स्विचेस मारे. तो ऐसा कुछ रीज़न था कि आपने मोस्ट ऑफ द कंपनी स्विचेस 1 साल के अंदर ही मारे? एक्चुअली मेरे साथ कैसा रहा ना, इट वाज ऑल सिचुएशनल. मतलब कुछ ना कुछ रीजन हर पॉइंट पे रहा. लाइक कभी लोकेशन, कभी जैसे मैं ऑन साइट पे था, फिर उस समय पे कोविड आया, एंड देन लॉकडाउन हो गया, एंड फ्लाइट्स वर नॉट देयर, और वो सब चीजें. उस पॉइंट पे मेरा इंटरेस्ट था इंडिया वापस आने का, क्योंकि थोड़ा अनसर्टेनिटी था, राइट? मतलब आई हैड वैलिड वीजा एंड ऑल द ऑप्शंस टू स्टे इन सिंगापुर एज मच एज आई वांटेड, बट geographical uncertainty and overall it was not clear, so I wanted to come back. तो हर पॉइंट पे कुछ स्पेसिफिक रीजन ही रहा मेरे साथ. कुछ ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा कि एनी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अराउंड इट, कि ज्यादा स्विच करने से कुछ बेनिफिट हो जाता है या ज्यादा स्विच करने से कोई नुकसान हो जाता है. मतलब मुझे ये लगता है पर्सनली कि इन टुडेज टाइम, राइट, it really matters कि what you bring to the table, what business value you add, जिसको देख के आपको कंपनी आपको हायर कर रही है. एंड showing years of experience on resume, मतलब it is certainly good. ऐसा मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन. देर आर स्टिल मोस्ट ऑफ द गुड कंपनीज, वो आपके स्किल सेट एंड व्हाट वैल्यू यू ब्रिंग के हिसाब से आपको हायर करते हैं, रादर देन सीइंग कि यार आप 5 साल एक ही जगह पे थे या 1 साल ही थे, एंड सो ऑन. और वैसे भी यू सी मार्केट कितना डायनामिक है इन टूडेज टाइम, राइट? either company or you yourself, either of the party, right, can decide to this job does not exist from tomorrow. You can get a better option, or same thing for company as well. So in today's time, jab we are talking about an era of working from anywhere and freelancing, and talent comes first, location comes secondary. तो इस जनरेशन में, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई थिंक स्टेबिलिटी is not the only thing. It is important, but it is not the only thing when you justify to the company. करेक्ट. लेकिन अक्षत, एचआर बहुत बार ऐसे भी पूछते हैं ना कि आपने क्यों मल्टीपल स्विचेस मारे, और कभी कभी एचआर इसलिए भी रिजेक्ट करते हैं क्योंकि आपने मल्टीपल स्विचेस मारे. तो आपके साथ ऐसा हुआ है क्या, और आपको क्या लगता है इसके बारे में? मेरे साथ ऐसा ऑलमोस्ट हर कंपनी में ही, ऑलमोस्ट आई वुड से 70 to 80% कंपनीज में ये होता ही है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन टू आस्क. इफ आई एम अ हायरिंग मैनेजर, आई वुड प्रोबेबली आल्सो आस्क द सेम क्वेश्चन. एंड इवन फ्रॉम द एचआर पर्सपेक्टिव इट इज वेरी वैलिड. बट एज आई सेड, राइट, मतलब आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए. वॉट एवर हैज हैपेंड इन योर कैरियर हिस्ट्री, इफ यू हैव अ वैलिड रीजन एंड वो लॉजिकल इनफ है, तो फिर आप कन्विंस कर लोगे. एंड दैट इज व्हाट
मैं भी कर लेता हूँ. So that is what it is. करेक्ट। तो अक्षय, बहुत लोग हैं जो नॉन आईटी में है, करेक्ट, उनको आईटी में आना है, तो दो ऑप्शन मोस्टली उनको दिखता है, एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और एक डेवलपर। तो आपको क्या लगता है, एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक इजी ऑप्शन है क्या कंपेयर टू डेवलपर, अगर किसी को आईटी में आना है तो? यार मतलब to be very honest, right, I think and this has been for the last 5 or 10 years also, बट उतना नहीं था जितना अब इन recent years it has started to become. एक चीज तो ये है कि seeing testing as a easy option, कि मतलब आप टेक्निकली स्मार्ट नहीं हो या उतना स्किल्ड नहीं हो, तो चलो आप और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो टेस्टिंग में लैंड कर जाते हैं. आई थिंक वो थॉट प्रोसेस और वो अपॉर्चुनिटी दोनों ही फॉर अ लॉन्ग टाइम, 5 to 8 years बैक, वो माइंडसेट खत्म हो चुका है. बिकॉज एनी गुड प्रोडक्ट कंपनी या कोई गुड कंसल्टिंग कंपनी भी है, दे वुड हायर यू फॉर योर स्किल सेट्स. टेस्टर्स के भी वो स्पेसिफिक स्किल सेट देखते हैं. इनफैक्ट टेस्टिंग में तो मुझे लगता है इफ यू रियली गो फॉर अ गुड पोजीशन इन अ गुड कंपनी, तो टेस्टर से तो बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन. मतलब टेस्टर इज मोर लाइक अ ही हैज मोर ब्रेड्थ ऑफ responsibilities, even if it is not very much into the depth, but it is still very much in the breadth. मतलब आपको टेक्निकली भी साउंड होना पड़ेगा, आपको प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए, आपको डेवॉप्स का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्लाउड का भी होना चाहिए, राइट. क्लाउड है तो जैसे AWS या GCP या एज्योर, किसी एक में तो आपको मतलब एक फेयर अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बिकॉज आजकल सारा इंफ्रा जो है वो क्लाउड का ही है, ऑफलाइन तो कुछ होता नहीं है. तो आपको स्क्रिप्टिंग का भी अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर टेस्टिंग वाला माइंडसेट तो हो ही हो. एंड देन देयर आर सो मेनी थिंग्स इन टेस्टिंग इटसेल्फ, पूरा टेस्ट पिरामिड, कोड क्वालिटी, शिफ्ट लेफ्ट, राइट, वो सारा चीजें. और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की, सर्विसेज का, मोबाइल का, यूआई का, वेब एप्स का, फिर परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यानी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इवन यूनिट टेस्टिंग, और उसके कवरेज के लिए भी टेस्टर्स को एक तरह से एज अ गेट कीपर ऑफ क्वालिटी कंपनीज यूज करते हैं. तो मतलब आपके ऊपर बहुत बहुत ब्रॉड मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक्नोलॉजी का. डेवलपर का कैसा है कि मोस्टली ये भी चल जाता है कि यार मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मेरे को फ्रंट एंड का स्टैक आता है, किसी को बैक एंड का स्टैक आता है, राइट, वो भी चल जाता है. बट टेस्टर को तो मुझे लगता है कि टू अ फेयर अमाउंट ऑफ परसेंटेज बहुत सारी चीजें आना चाहिए. तो ये इट वाज देयर सिंस 5-8 years बैक. और अगर हम आज की बात कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के साथ जेन एआई भी आ गया है, वन एडिशनल एक्सपेक्टेशन. और जेन एआई का टेस्टिंग स्पेसिफिक जो बेसिकली एप्लीकेशन है, वो भी बहुत वास्ट है. from test data generation to test cases execution, from self-healing scripts, from test results and report analysis, एंड सो ऑन. बहुत सारे मतलब एरियाज हैं जो मुझे लगता है डेवलपमेंट से भी ज्यादा एरियाज हैं जो टेस्टिंग में एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि यार अब तो एआई चल रहा है, यूज करना आना ही चाहिए, मतलब हमको तो ऐसे ही टेस्टर चाहिए जो एआई यूज करता है. तो इसलिए मेरा यही कहना है, टू कम टू अ शॉर्ट आंसर, कि आपको स्किल सेट्स पे डिस्काउंट नहीं करना है. इफ यू आर कमिंग फ्रॉम नॉन आईटी टू आईटी, तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही, टेक्नोलॉजी को, प्रोग्रामिंग को, एआई को, क्लाउड को, वो सब आपको करना ही पड़ेगा. उसके बाद इट इज टोटली अप टू यू कि आपको टेस्टिंग में जाना है, कि डेवलपमेंट में जाना है, कि डेवऑप्स में जाना है. बट अगर लॉन्ग रन का आपको देखना है तो टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट होना जरूरी है. बिकॉज दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, राइट, आईटी, कुछ भी ऐसा स्टैटिक नहीं है, एवरीथिंग इज सो मच डायनामिक. आज जो हम बात कर रहे हैं 2 साल बाद वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 साल बाद जो चीजें आ जाएंगी वो आगे एग्जिस्ट नहीं करेंगी. तो डेजिग्नेशंस का भी बड़ा क्रेजी सिनेरियो है, राइट. मतलब इन डिफरेंट कंपनीज यू कैन सी 4 or 5 डेजिग्नेशंस फॉर अ पर्सन जो प्रोबेबली वही काम कर रहा है, राइट. तो हो सकता है डाउन द रोड, हु नोज, कि मतलब टेस्टर को एज अ टेस्टर आप बोलना छोड़ दो, सिर्फ इंजीनियर ही डेजिग्नेशन रह जाए, राइट. ये हो सकता है कि कुछ इंजीनियर्स डेवलपमेंट ज्यादा कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर उस कोड को वेरीफाई ज्यादा कर रहे हैं, बट टेक्निकली कर रहे हैं. तो फिर भी ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि मतलब मैनुअल टेस्टिंग और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग खत्म तो नहीं होगा, बिकॉज इट इज मोर ऑफ अ आर्ट एंड अ क्राफ्ट
देन अ वेरी मतलब मोनोटोनस थिंग कि उसको मशीन कर लेगी। और वो उतना फूल प्रूफ भी नहीं है अगर आप सिर्फ मशीन से ही या फिर ऑटोमेटेड वे में एआई वगैरह से ही अगर आप करवा रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट मतलब कॉन्फिडेंट थिंग टू डू। जहां ह्यूमन बीइंग चाहिए वहां ह्यूमन बीइंग चाहिए ही है। जैसे बहुत क्रिटिकल सिनेरियोज होते हैं, पेमेंट का कोई सिनेरियो है, कोई और एज केस है, स्टेक्स आर रियली हाई, इट्स अ बिजनेस क्रिटिकल सिनेरियो। तो जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के साथ ह्यूमन बीइंग कर सकता है, राइट, वो एआई अभी तो नहीं कर सकता, एंड प्रोबेबली अगले 10 साल में भी नहीं कर पाएगा। बिकॉज नेचुरल इंटेलिजेंस इज वन थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अदर थिंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल इंटेलिजेंस को मैच कर जाए, मतलब एजीआई वाला जो हम एक जो फंडा जो हम बात करते हैं, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। मतलब कुछ सीटीओज हैं इन माय कॉन्टेक्ट स्टिल आज की डेट में, जो फर्मली बिलीव करते हैं कि अगले 3 साल में एजीआई आ जाएगा। बट आई पर्सनली फील कि ये बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। अगर हमारे लाइफ टाइम में भी एजीआई आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब डिकेड से भी ज्यादा की मैं बात कर रहा हूँ। तो रोल्स तो रहेंगे, बट वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड ऑनेस्ट विद आवर सेल्व्स कि शायद उतने नंबर में वो रोल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी जितनी अभी है। मतलब अगर आज 100 मैनुअल टेस्टर्स हैं, प्रोबेबली कल डाउन द रोड 5 या 10 ही चाहिए। एंड दिस डाउन द रोड कैन बी 2 years फ्रॉम नाउ और 5 years फ्रॉम नाउ, प्रोबेबली उससे ज्यादा नहीं है। 2 से 5 साल में ये हम देख लेंगे। तो आई थिंक जो नीड ऑफ द एरा है ना अभी इस पॉइंट पे, वो यही है कि ये जो पिवट पॉइंट है, जैसे वो मतलब डब्ल्यू का एरा आया था, फिर एकदम से क्लाउड का एक एरा आया, तो फिर क्लाउड बिकेम अ वेरी हॉट थिंग, राइट। तो वैसे ही एआई भी है, आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल थिंग। इट्स डेफिनेटली एडिंग वैल्यू, इट्स कटिंग शॉर्ट ऑन डेवलपमेंट साइकिल एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब मैं डिस्काउंट नहीं करूंगा, एआई एक बबल है एंड दैट बबल इज गोइंग टू बर्स्ट या ऑलरेडी बर्स्ट हो चुका है, वो सब अपनी जगह पे ठीक है आर्ग्यूमेंट। बट एआई कहीं जाने नहीं वाला है। द वैल्यू इट इज एडिंग, इट इज स्टिल एडिंग, इट विल कंटिन्यू टू ऐड दैट। तो हमको उस बैंड वैगन में आना ही चाहिए, हमको उसको समझना ही चाहिए, एंड देन वी बिकम द पार्ट ऑफ द चेंज। इंस्टेड ऑफ फियरिंग द चेंज वी बिकम पार्ट ऑफ द चेंज। यही कर सकते हैं। करेक्ट। तो अक्षय, जैसे आपने बोला कि मैनुअल टेस्टिंग तो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन कम अगर जिसको सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग आता हो, जो कि एक मैनुअल टेस्टर है, तो आजकल कंपनी सिर्फ मैनुअल टेस्टर को प्रेफर नहीं कर रही है, करेक्ट? तो अगर कोई मैनुअल टेस्टर है तो वो अपने करियर में क्या कर सकता है ताकि वो एटलीस्ट ग्रो कर पाए और स्टक ना रह जाए अपने करियर में? आई थिंक अपस्किलिंग इज द शॉर्ट आंसर। मतलब आपको अपस्किलिंग तो करना ही चाहिए, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग एज अ स्किल वो ना एक बुके ऑफ स्किल्स के साथ जाता है, बट वो ऐसा इंडिविजुअल नहीं सेल कर सकते आप, एटलीस्ट आज के टाइम पे। और आगे आने वाले टाइम में और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैनुअल टेस्टिंग इज अ गुड माइंडसेट एंड अ गुड स्किल कि आप प्रोडक्ट को समझ रहे हो, सिनेरियोज बना रहे हो, एंड यू आर, वो टेस्टर वाला माइंडसेट है। बट उस माइंडसेट और उस बेसिकली स्किल को आपको टेक्निकली कन्वर्ट भी करना पड़ेगा टू बी एबल टू ऑटोमेट सम ऑफ दोस टेस्ट, फिर ऑटोमेट भी टू डू इट स्मार्टली with the use of Gen AI, to create more useful results with the use of Gen AI, to create some mock and useful test data with the use of Gen AI, self healing, more stable tests with again the use of Gen AI। तो मुझे लगता है कि एक आपको एक बैठ के आराम से टेक योर टाइम, 2-3 दिन का छुट्टी लो, go on a very good place that you love, all by yourself, take a paper and pen and probably use chat gpt and build your career path कि मतलब मैं कहाँ पर हूँ, मुझे क्या क्या आता है और मुझे क्या करना है, और वो कैसे करना है। ऑफ कोर्स एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है किसी भी चीज को करने की, और हर इंडिविजुअल के लिए वो वेरी करेगी, बिकॉज सबकी अंडरस्टैंडिंग और स्किल सेट अलग अलग है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ ज्यादा आता है, राइट। तो उसी हिसाब से आपका सीखने का पाथ भी है। तो आप उसको बनाओ, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाओ, और फिर उसको एक्शन में लेके आओ। एंड आई एम श्योर नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। यू हैव दैट डिटर्मिनेशन एंड विल टू डू इट। 6 महीना, 1 साल, यू विल बी देयर, एंड इवेंचुअली यू नीड टू मेक इट अ हैबिट। सीधी सी बात है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक इट्स इजियर सेड देन डन। बट कुछ भी अगर सीखना है, एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू डू फॉर योर सेल्फ। मतलब अपस्किलिंग से अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है।
और अगर आप इंजीनियरिंग में हो और आईटी में हो, टेक वर्ल्ड में हो, तो आपको ये हैबिट इनकलकेट करना ही पड़ेगा। तो easier said than done, but be in that habit, set your routine. कुछ भी हो जाए, टाइम नहीं मिल रहा, मूड नहीं है, कुछ भी है, जस्ट शो अप, जस्ट डू इट, बी परसिस्टेंट, और वो हैबिट में आपके आ जाएगा। अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों को ये ना समझ में आए कि यार वो स्ट्रक्चर्ड पाथ क्या होना चाहिए, राइट? अब मैं इस पॉइंट पे हूँ, पॉइंट एक्स पे हूँ, पॉइंट वाई पे जाना है, तो मेरे लिए कितने स्टेप्स होने चाहिए, मुझे क्या करना है, राइट? तो उसके लिए यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू पीपल who are in the industry, जो आपको मेंटर करने के लिए तैयार है, एंड यू नो दे आर वेरी हैप्पी टू शेयर दैट नॉलेज विद यू। तो आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू वर्क, मतलब विद राइट गाइडेंस एंड मेंटरशिप यू विल बी एबल टू, मतलब आप अपना प्लान बना पाओगे, एंड देन आप उस हिसाब से आगे बढ़ पाओगे। एंड ऑफ कोर्स देन देयर आर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स, मतलब सीखने के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोर्सेरा इज देयर, या फिर प्रोफेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं। तो talk to the right people and then get into the right plan. That is what is gonna work. करेक्ट, क्योंकि क्या होता है बहुत लोग, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा ना कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक इजी ऑप्शन है, तो लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आ तो जाते हैं लेकिन फिर बोलते हैं हमको कोडिंग पसंद नहीं है, तो वापस वो अपने करियर में स्टक हो जाते हैं कि अभी क्या करें। तो मैनुअल टेस्टिंग में लंबा करियर तो चलेगा नहीं, करेक्ट, कोडिंग किधर ना किधर तो सीखना पड़ेगा ही उनको। आई थिंक अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं है एंड यू आर वेरी क्लियर इन दैट, तो मेरे हिसाब से फिर मैनुअल टेस्टिंग इज नॉट द पाथ। फिर आपको दूसरा पाथ पकड़ना चाहिए, आपको या तो प्रोडक्ट में जाना चाहिए या फिर डिजाइन में भी जा सकते हैं प्रोबेबली। ऑल्दो बोथ ऑफ दीज, ये दोनों भी मतलब अपने आप में इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो प्रोडक्ट में चला जाएगा या डिजाइनर बन जाएगा। दोनों बहुत, मतलब रेस्पेक्टफुली आई एम सेइंग बोथ स्किल सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि शायद कोडिंग नहीं है उतना, एंड इट इज स्टिल वेरी वैल्यूएबल फॉर द बिजनेस। तो आई थिंक दैट इज द वे टू गो। बट मुझे ये भी लगता है यार, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, 10 में से 7 लोग जो बोलते हैं मेरे को कोडिंग पसंद नहीं है, आई थिंक वो ना इंटरेस्ट से ज्यादा प्रोबेबली फियर ऑफ डूइंग कोडिंग होता है। मतलब प्रोबेबली दे हैवंट गेट देयर हैंड्स डर्टी, या उनको एक सेल्फ डाउट है, कभी किया नहीं, या फिर उस तरीके से ना वो एक आ जाता है माइंड में। बट जस्ट गिव इट अ ट्राई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 7 आउट ऑफ 10 पीपल तो कर ही सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है और आप अभी नहीं कर रहे हो, तो प्रोबेबली आपने उसको ढंग से ट्राई नहीं किया, प्रोबेबली आपका इंटरेस्ट आ जाएगा इफ यू डू इट। बट अगर नहीं, यू आर इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पीपल, no problem, right? You can then go to product side or probably design side. So those ways are there for you. करेक्ट। तो अक्षत, अभी हम लोग कोडिंग की बात कर रहे हैं, करेक्ट, तो आपके हिसाब से अगर कोई ऑटोमेशन में मूव हो रहा है तो उसको कितनी कोडिंग की जरूरत है? देखो, आजकल मैं जितना देख रहा हूँ, राइट, प्रोडक्ट कंपनीज का भी ऐसे ही है और सर्विसेज का भी वैसे ही है कि एक ऑटोमेशन टेस्टर से वो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सेलेनियम या साइप्रस या कोई भी टूल प्ले राइट यूज करके स्क्रिप्ट्स ऑटोमेट कर दिया एंड देन योर टास्क इज डन। कंपनीज आपसे ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी एक्सपेक्ट करती है, विच मीन्स कि ना सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट और एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा एंड टू एंड और उस हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ऑल्सो शिफ्ट लेफ्ट प्रैक्टिसेस, कोड कवरेज, कोड क्वालिटी, ये सब चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट, जैसा भी आपका एप्लीकेशन है, आपको लगता है यूआई हैवी है या बैकएंड हैवी है, किस पोर्शन के टेस्ट, मतलब वो एक स्ट्रेटेजिक पूरा टेस्ट प्लानिंग है ऑटोमेशन में भी। those things are expected out of you, and then those tests should be giving feedback in the CI/CD pipelines. वो कोई सा भी डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है, किसी भी क्लाउड सॉल्यूशन में चल रहा है, अगर उसमें टेस्ट इंटीग्रेट करके आपको फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं विद एवरी डिप्लॉयमेंट, विद एवरी कोड मर्ज, तो स्टैंड अलोन टेस्ट का प्रोबेबली उतना वैल्यू नहीं है। अब ये हो सकता है कि आप किस लेवल की बात कर रहे हो, राइट, 3 to 5 years, प्रोबेबली सीनियर क्यूए या क्यूए इंजीनियर 3 लेवल, वहां तक ये हो सकता है कि यू आर वर्किंग विद अ सीनियर क्यूए पर्सन, कोई लीड है, कोई आर्किटेक्ट है, एंड देन दे आर एबल टू गाइड यू। करना तब भी वही है, बट गाइडेंस के साथ आप कर रहे हो। बट अगर आप सीनियर लेवल पे फॉल करते हो, 8 plus 10 plus years ऑफ एक्सपीरियंस, आप ऑलरेडी लीड हो या आर्किटेक्ट के रोल में जा रहे हो या इवन मैनेजमेंट साइड में भी जा रहे हो, क्यूए मैनेजर और समथिंग,
तो ये सारा थॉट प्रोसेस और ये सब करने का जो एक्सपेक्टेशन है वो फिर आपसे होगा, एंड प्रोबेबली आप लीड करोगे कुछ टीम को, तो आप गाइड भी करोगे और आप उन लोगों को भी गाइड करोगे, एंड देन इवेंचुअली एज ए टीम आपको वो सॉल्यूशन बनाना है, मतलब एंड टू एंड टेस्टिंग पाइपलाइंस और फास्टर फीडबैक एंड टेस्ट रिजल्ट्स एज पार्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट्स और वो सारी चीजें। तो आई थिंक यस, यही है मतलब होलिस्टिकली। करेक्ट। तो अक्षत, आपने सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी दोनों में काम किया है, करेक्ट? तो आप ये बता सकते हो क्या फर्क होता है एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करने का और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का? देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा देर मतलब बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की ही बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो, जिस एप्लीकेशन या जिस भी प्रोडक्ट के लिए बेसिकली काम कर रहे हो, वो आपका अपना ही प्रोडक्ट है, राइट? इट्स काइंड ऑफ योर ओन बेबी, एंड उसका क्वालिटी और उसका ओवरऑल एनहांसमेंट्स और प्रोडक्शन में उसका क्वालिटी और सारी जो चीजें हैं वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करती हैं, एंड यू आर डायरेक्टली आंसरेबल टू इट। तो उस सिनेरियो में एक ये हो सकता है कि आपके पास फ्री हैंड है इन टर्म्स ऑफ व्हाट टूल्स यू यूज, व्हाट टेक्नोलॉजीज यू यू नो यूज, बिकॉज आप ही का प्रोडक्ट है, आप सजेस्ट भी कर सकते हो और मोस्ट लाइकली वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा इफ इट रियली एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट, एंड देन यू हैव अ फ्री हैंड। बट आपको करना बेस्ट है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट रहे, बिकॉज दैट्स योर ओन बेबी, राइट? दैट्स योर ओन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट साइड में बेनिफिट ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कटिंग एज चीजों पे काम कर पा रहे हो, आपको पीओसी करके टूल्स और फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन है, बट एट द सेम टाइम आपको उसको लॉन्गर रन में बेबी सिट भी करना है, यानी कि आपने कोई सॉल्यूशन सजेस्ट किया, उस पर काम किया, तो उसके बाद आप उसको फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको मेंटेन भी करोगे, लॉन्ग टर्म में आप उसका आरओआई भी देखोगे, और आप ही आंसरेबल भी होगे लाइक 6 मंथ्स, 1 ईयर एंड सो ऑन, कि ये किया था तो इससे अब क्या हो रहा है। तो आपके ओकेआरस और केपीआईज और केआरए जो होते हैं उसी हिसाब से चेंज होते रहते हैं, राइट? कि पहले आपने सोल्यूशन बनाया, अब सीटीओ की एक्सपेक्टेशन होगी कि अब उससे बेनिफिट क्या हो रहा है, बग्स कितने कम हो रहे हैं प्रोडक्शन में, क्वालिटी कितनी बढ़ रही है, एप्लीकेशन कितना ऑप्टिमाइज हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रही है तो कितनी फास्ट हो रही है, और वो सब चीजें। तो विच इज आई थिंक अ वेरी गुड एक्सपोजर, और वो एक अपने आप में मजेदार चीज है। अब हम आते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज कंपनीज में आप एक कंसल्टेंट हो, राइट? यू आर अ कंसल्टेंट, आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो वहां पर आप अच्छे सॉल्यूशन सजेस्ट करोगे, बट एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट है हु वुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, राइट? प्रोबेबली उनके पास माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस है तो उन्हें तो एज्योर ही यूज करना है। आप बोल रहे हो कि नहीं, एडब्ल्यूएस में ज्यादा बेनिफिट है, बट देन दे हैव अ गुड रीजन कि यार हमको तो एज्योर ही करना है, आप उसको एज्योर में करके दो। तो वहां पर आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स और उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उसका सॉल्यूशन देना है इन अ वे व्हाट दे लाइक एंड व्हाट वर्क्स फॉर देम। वो चाहे टूल्स हो, चाहे वो फ्रेमवर्क्स हो, या इवन टाइमलाइंस भी काफी हद तक, कि भाई ये ज्यादा क्रिटिकल है, राइट? दिस पीस नीड्स टू गो फर्स्ट एंड सो ऑन। तो उसमें एक अलग इंटरेस्ट और मजेदार वाली बात है, बिकॉज आप कंसल्टेंट की तरह, यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर इन अ गिवन डिफाइंड आई वुड से बाउंड्रीज, एंड देन स्टिल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वो है दूसरा, आपके ऊपर स्टेक्स हैं बिजनेस लाने के और बिजनेस रिटेन करने के। मतलब अब मैं एक एक्स वाई जेड कंसल्टिंग कंपनी से हूँ, एक्स वाई जेड क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, अगर मैं अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ तो मेरी पेरेंट कंपनी को वो काम और मिलता रहेगा, राइट? एसओडब्ल्यू साइन होता है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो वो ओनरशिप आपके पास थोड़ी ज्यादा हो जाती है, बिकॉज आप अपने को तो रिप्रेजेंट कर रहे हो बट अपनी कंपनी को भी कर रहे हो उस क्लाइंट के सामने। फिर काफी केसेस में ये होता है कि आप प्री सेल्स, इफ यू आर अ सीनियर पर्सन, तो ये भी हो सकता है कि नए प्रोजेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए और अपनी कैपेबिलिटीज दिखा के नई रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए भी आपको पीओसीज करना पड़ेगा, एंड आपको ये बताना पड़ेगा कि यस, आपका अगर ये प्रॉब्लम है, क्लाइंट का ये एक्स वाई जेड प्रॉब्लम है, तो उसका हम बेस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे भी सकते हैं, और वो क्यों बेस्ट है और उससे क्या फायदा होगा आपको लॉन्ग रन में। तो इट इज काइंड ऑफ सेलिंग, प्री सेल्स, राइट? आप कन्विंस कर पा रहे हो कि मेरा कंसल्टिंग कंपनी में ये कैपेबिलिटी है कि हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हैं, एफिशिएंटली कर रहे हैं, और लॉन्ग रन में आपको फायदा भी देंगे, तो उससे आपको नए प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे।
तो वो वाला भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। एंड आई थिंक तीसरा एडवांटेज सर्विस कंपनी का ये हो सकता है कि यू हैव अ वैरायटी टू डू थिंग्स। मतलब आज आप एक प्रोजेक्ट में हो सकता है वो 6 महीने का प्रोजेक्ट है और एक डिफाइंड प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करनी है। कल को आपके पास दूसरा प्रोजेक्ट आ सकता है, तो आपकी टेक्नोलॉजी, आपका डोमेन, सब कुछ बहुत चेंज हो सकता है, राइट। और एक बोनस में एक टिप और दे देता हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस हो, बहुत सीनियर पर्सन हो, लाइक 15+20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई थिंक उस पॉइंट पे आप एक कंसल्टेंट की तरह वैल्यू ज्यादा ऐड कर सकते हो रादर देन वर्किंग इन अ प्रोडक्ट। बिकॉज प्रोडक्ट में बहुत फास्ट पेस में बहुत जल्दी कुछ डिलीवर करना इन अ डिफाइंड टेक स्टैक, क्योंकि वही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो चेंज नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड कंसल्टिंग में यू वैल्यू दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज आदमी जितना ज्यादा एक्सपीरियंस और डाइवर्सिटी को लेके आ रहा है, वो उतने ही ज्यादा डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकता है, राइट। क्लाइंट को वो बेसिकली सॉल्यूशंस उतने बता सकता है, टीम को मेंटर कर सकता है। मतलब अ सीनियर पर्सन विद अ गुड एक्सपीरियंस, आई थिंक दे आर अ एसेट इन कंसल्टिंग कंपनीज आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये है दोनों ही चीजें। करेक्ट। तो अक्षत, आजकल मतलब अगर आप लिंक्डइन पे भी देखते रहोगे तो बहुत पोस्ट होते हैं करेक्ट कि मैं जॉबलेस हूँ, मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, या बहुत सारे लोग आजकल बोल रहे हैं कि हमको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन है कि लोगों को इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, और वो क्या कर सकते हैं जिससे उनको इंटरव्यू कॉल्स आना चालू हो सकते हैं? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक ये रियल प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली ये रियल प्रॉब्लम है। बहुत लोगों का आई मीन जॉब चला गया एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब। दैट इज ऑफ कोर्स अ वेरी हार्ड सिचुएशन एंड आई होप कि सबको जॉब मिल जाए। अगर किसी का अनफॉर्चुनेटली गया है तो उनको कोई और जॉब मिल जाए। आई थिंक ये थोड़ा सा ना एक रीसेटिंग वाला पीरियड है। दिस इज व्हाट आई फील कि हमको आउटकम अभी दिख रहा है एकदम से। अभी हमको क्या दिख रहा है? अभी हमको ये दिख रहा है कि बहुत ले ऑफ्स हो रहे हैं, एक पॉइंट, राइट। मासिव ले ऑफ्स हो रहे हैं बोथ इन प्रोडक्ट और सर्विसेज में भी। दूसरा हमको क्या दिख रहा है? एआई का बूम आ गया है। एआई थोड़ा जेन एआई स्पेशली बहुत पॉपुलर हो गया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। डिफरेंट डिफरेंट एलएलएम्स आ गए हैं, तो हर फील्ड में लोग एआई और जेन एआई और एलएलएम का यूज कर रहे हैं। तो जब ये दो चीजें हमको दिख रही है ना, तो हमारी नेचुरल टेंडेंसी जो है ह्यूमन बींग्स की, हम ये दोनों डॉट्स कनेक्ट कर दे रहे हैं। मतलब वी आर कनेक्टिंग दीज टू डॉट्स। तो हम जनरली क्या हम समझ पा रहे हैं कि यार एआई का बूम आ गया तो जॉब जा रही है। मुझे लगता है ये ना इतना सिंपल नहीं है। इट इज अ बिगर इक्वेशन देन दैट। अभी क्या हो रहा है, इसमें और भी वेरिएबल्स हैं कि इतना ले ऑफ क्यों हो रहा है, अदर देन व्हाट जो अभी हमने डिस्कस किया एआई वाला। जो और वेरिएबल्स है ना, वो ये भी है कि देखो कोविड वाला टाइम था। बिफोर कोविड एक एक पर्टिकुलर पेस पे इंडस्ट्री चल रही थी। फिर एकदम से कोविड आया, रिमोट जॉब्स आई, एकदम से हायरिंग्स बढ़ गई और ज्यादा ज्यादा पैकेजेस देने लगे। कंपनीज ने भी थोड़ा एंटिसिपेशन में ज्यादा बिजनेस पकड़ लिया और ज्यादा लोगों को हायर कर लिया। उन्हें लगा हम बहुत ज्यादा अपस्केल कर लेंगे। कुछ हद तक वो चला भी, बट फिर कोविड सेटल डाउन हुआ, बबल वो बर्स्ट हुआ, लोग ऑफिसेज में बुलाने लगे वापस एंड ऑल ऑफ दैट। तब समझ में आया कि यार हमने ओवर हायर कर लिया, ओवर पे कर दिया। तो अब उसको करेक्ट करने का टाइम चल रहा है। तो एक फैक्टर तो ये भी है जो मुझे लगता है कि विच इज कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स ले ऑफ्स। दूसरा फैक्टर मुझे ये भी लगता है कि एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचर का भी है, हमारी इंडस्ट्री का भी है, कि एक टाइम के बाद रीसेट होता है। मतलब हर जगह होता है, हमारी पृथ्वी का भी होता है, राइट। एक टाइम के बाद पृथ्वी रीसेट करती है, सब लोग एवरीथिंग गोज अवे, राइट। फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। तो अपनी इंडस्ट्री का भी वही है कि एक स्टेग्नेशन, मतलब टेक्नोलॉजी इज अ वेरी डायनामिक थिंग, हर 2-3 साल में चेंज आ रहा है। बट लोग उसी ही एक बाउंड्रीज में, उसी ही रोल में और उसी ही स्किल सेट पे काम करते जा रहे हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स बहुत बढ़ गए, पीपल मैनेजर्स बहुत बढ़ गए, एंड आई थिंक थोड़ा वो ब्यूरोक्रेसी इतना आ गया आईटी में भी कि लोग सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अप्रूव कर रहे हैं किसी का काम, या एक्सेल में डेटा बना रहे हैं किसी टीम का और किसी को दिखा रहे हैं। बट पर्सनली आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, आई थिंक इट्स नॉट दैट मच, है ना। तो आई थिंक वो एक रीसेट भी हो रहा है कि एक डिकेड हो गया, एक ही स्टाइल से काम चल रहा है। अब कंपनीज को भी एकदम से लग रहा है कि यार थोड़ा करेक्शन वाला टाइम है। जितना हम पे कर रहे हैं क्या उतना आउटपुट आ रहा है, तो फिर वो देख रहे हैं कि मतलब व्हाट आर द वीकर लिंक्स इन द इक्वेशन, तो उसको निकाल। आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हैं।
अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ मैंने एक आई हैव रेड अ स्टडी बाय डेलॉयट एंड मैकेंजी। आई डोंट नो कितना सही होगा या कितना, सब प्रेडिक्शंस ही है, राइट? बट आई काइंड ऑफ बिलीव इन दैट स्टडी। स्टडी यही है कि एआई की वजह से जितना जॉब्स जा रहा है, सपोज 1000 जॉब्स जा रहा है, तो उसी एआई की वजह से जो जॉब जनरेशन होगा इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही होगा, मतलब वो 1000 प्लस जनरेशन भी हो रहा है। दैट्स व्हाट उन्होंने स्टडीज ने फोरकास्ट किया है। तो आई वांट टू बिलीव दैट स्टडी एज वेल। तो शॉर्ट आंसर क्या है, मुझे ये लगता है कि इट्स ऑल अबाउट, अगेन जो हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, इट्स अबाउट अपस्किलिंग इन द राइट डायरेक्शन। तो वो अगर हम अभी कर रहे हैं, इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन आवरसेल्व्स एंड हैविंग सम पेशेंस, आई थिंक यू नो इवन इफ जॉब जाएगा, तो आप एक राइट रोल में दूसरा जॉब पकड़ लोगे कहीं ना कहीं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन समझ सकते हैं उसको हम, टू अ वास्ट एक्सटेंट। करेक्ट। अक्षत, एक रीजन ये भी हो सकता है क्या कि लोगों को इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे क्योंकि वो लोग रेज्यूमे भी शायद प्रॉपर नहीं बना रहे? मतलब मैंने बहुत सारे लोगों का रेज्यूमे देखा है। मैंने तो एक रिसेंटली देखा था, उसने अराउंड 13 पेज का रेज्यूमे बनाया था और उसको अराउंड 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस था। तो ये भी हाँ, रीजन है क्या? मतलब आपको क्या लगता है रेज्यूमे कितना इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू कॉल्स के लिए? आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट एक टच किया है। रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली अ गुड रेज्यूमे इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब अभी कैसा टाइम हो गया ना आज के टाइम में, इट्स इट्स क्वाइट फनी, राइट? मैंने मीम में देखा था कि अभी कैसा हो रहा है कि जॉब एप्लीकेंट्स काइंड ऑफ देर अपने सीवीज और वो सब एआई से जनरेट करके जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं। वहां उस साइड पे जो एटीएस हैं, जो टूल्स हैं जो स्क्रीन कर रहे हैं रिज्यूमेस को कीवर्ड्स पे, वो भी एआई बेस्ड ही है। तो इट्स अ फाइट ऑफ एआई वर्सेस एआई। अगर वो वॉल को आपने ब्रेक करके आगे नहीं गए इंटरव्यू का कॉल आएगा ही नहीं, आप वहीं अटक जाओगे, फिल्टर हो जाओगे। मुझे लगता है एक अच्छा रिज्यूमे जो एटीएस फ्रेंडली है, जिसमें कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ है, आई थिंक दैट इज द बेस जीरो टू स्टार्ट विद, क्योंकि उससे पहले तो आपको एआई फिल्टर कर देगा, तो कॉल्स कैसे आएंगे? राइट सीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद तो फिर ऑफ कोर्स नेटवर्किंग एंड रेफरल्स, दोज थिंग्स ऑलवेज वर्क। मतलब आज का जो टाइम है वहाँ जॉब्स का, जहाँ जॉब्स का थोड़ा स्केर्सिटी है, आई थिंक उसमें रेफरल वाला मॉडल हेल्प कर सकता है ज्यादा, कंपेयर टू आप सीधा जाके जॉब पे अप्लाई कर रहे हो या मेल्स कर रहे हो। आई थिंक सब कुछ करना इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि जॉब स्कैर्सिटी है, तो आपको कोल्ड ईमेल्स भी भेजने पड़ेंगे, अप्लाई भी करना पड़ेगा, एंड देन रेफरेंस से भी बात करनी पड़ेगी, एज वेल एज आपका सीवी भी अच्छा होना चाहिए, एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, और आपका अपस्किलिंग भी होना चाहिए। तो इट्स अ 360 डिग्री। इट्स नॉट, मतलब उतना आसान नहीं रह गया एज इट यूज्ड टू बी, कि एक ही बंदे के पास चार चार पांच पांच ऑफर आ जाते थे, वो सिचुएशन तो नहीं है। बट हाँ, आई थिंक यू कैन स्टिल लैंड ऑन द, मतलब शूट फॉर द स्टार्स एंड लैंड ऑन द मून। आई थिंक उल्टा बोल दिया मैंने, शूट फॉर द मून एंड लैंड ऑन द स्टार्स। तो वो हो जाएगा। तो अक्षय, जब आपके कंपनी में या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोजेक्ट में जब भी कोई ओपनिंग होती है, तो आप लोग कैसे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हो वो रोल के लिए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक लेयर वही रिक्रूटर्स का और एटीएस का होता ही है, कि देन जो रिक्रूटिंग एचआरस है, वो सीवीज लेके आते हैं और हायरिंग मैनेजर्स को देते हैं। तो वहां तक तो रोल आई थिंक एटीएस सॉफ्टवेयर्स का ही है, कि वो लोग कीवर्ड्स के हिसाब से सीवीज पिक करते हैं और हमको देते हैं। एज अ नेक्स्ट स्टेप, अगर पोजीशन एक या दो ही हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, तो फिर एज अ नेक्स्ट स्टेप एक हम टेस्ट भी रख लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज मैंने देखा है, हैकर रैंक का टेस्ट हो गया, और उसका एक थ्रेशोल्ड स्कोर है जिसके फिल्टर के बेस्ड ही हम फिर रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, एंड देन आफ्टर दैट फिर डिस्कशंस। तो डिस्कशंस में ऑब्वियस सी बात है कि, मतलब मैं पर्सनली क्या देखता हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा बुकिश और थ्योरेटिकल वे में इवेल्युएट नहीं करता, कि यार ऑटोमेशन टेस्टर का रोल है तो डेफिनेशंस बताओ, कोड सीधा लिखो एंड सो ऑन। वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा मैं ये देखता हूँ सबसे पहले कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कैंडिडेट लेके आ रहा है एज अ स्किल्स ऑन द टेबल, और इज इट अ गुड फिटमेंट और नॉट। मतलब सीधी बात है कि अगर सपोज पाइथन और एडब्ल्यूएस से रिलेटेड काम है, सारा का सारा कस्टम स्क्रिप्ट्स का ही काम है, तो मुझे सेलेनियम, साइप्रस और उन सब चीजों से क्या बेनिफिट होने वाला है? मैं थोड़ा टू द पॉइंट रहूंगा, मैं पाइथन स्क्रिप्ट पे ही इवेल्युएट करूंगा,
और सर्विसेज के साइड का ऑटोमेशन है तो थोड़ा एपीआई से स्पेसिफिक ही रहूंगा। तो वो चीज है। दूसरा आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशली आज के टाइम में, जेन एआई वाले टाइम में, वो यही है कि बहुत ज्यादा ना डेफिनेशंस पे मत फोकस करो। लाइक अगर मैंने किसी को बोला भाई कोड लिखो, तो उसको पूरा सिंटेक्स याद होना चाहिए बाय हार्ट, सारे फंक्शंस के नाम याद होने चाहिए, नोटपैड पे लिखो कोड, राइट? वो सब मुझे लगता है कि स्टूपिडिटी है, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्योंकि जो भी बंदा प्रोजेक्ट में आएगा, राइट, बंदा और बंदी, whoever comes in the project, इवेंचुअली वो सारे टूल्स उनके पास है और ऑफिशियली है, राइट? को पायलट कंपनी से हमको मिला हुआ है, चैट जीपीटी मिला हुआ है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम्स, राइट, और एप्टीट्यूड पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय एग्जैक्ट सिंटेक्स पे, है ना? कि यार ये तो ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल, ये तुमने गलत कर दिया। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली काम नहीं आने वाला। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है, एंड प्रोबेबली मैं थोड़ा एग्जेजरेट कर रहा हूँ, बट डाउन द रोड मुझे ये लगता है कि इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं नए स्टूडेंट्स जो करेंगे, उसके 4 साल के करिकुलम में ही 3 से 5 साल का इंडस्ट्री एक्सपोजर उनको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। क्योंकि जब वो बीटेक करके निकलेगा ना, तो दे वुड बी स्ट्रेट अवे आइदर अ लीड और अ जूनियर आर्किटेक्ट और समथिंग, बिकॉज 0 to 5 years वाला जो कोडिंग वाला जो वो है ना फेज, बेसिक कोडर, सिंपल डेवलपर, सिंपल टेस्टर, आई थिंक वो जेन एआई कर देगा, अभी कर रहा है, आगे और अच्छे तरीके से कर देगा। तो हमको उससे क्या चाहिए, जिस इंजीनियर को या ह्यूमन बीइंग से क्या चाहिए? हमको चाहिए उसका एंड टू एंड सॉल्यूशनिंग स्किल, आर्किटेक्चरल स्किल, थोड़ा बहुत वेरीफाई करने वाला जो जो फिनोमेना होता है ना, कि एआई ने कोड दिया तो आपको समझ में आना चाहिए वो सही दिया है कि फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि एआई गलतियां भी करता है, हेलुसिनेट भी करता है। तो वो एलिमेंट्री जावा का सिंटैक्स और प्रोग्रामिंग वगैरह से हम थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे, आई थिंक, इन द टाइम टू कम। करेक्ट, क्योंकि आजकल भी बहुत सारे इंटरव्यूज में ऐसे ही होता है कि भाई नोटपैड में कोड लिख के बताओ, जबकि प्रोजेक्ट के अंदर तो एआई दिया हुआ रहता है और बोलते हैं भाई एआई यूज करो और काम फटाफट करो। यार आजकल भी लोग हैं जो प्रोबेबली बोलते हैं कि यार लोकेटर लिखो पेपर पे। हाँ। तब मेरे को बड़ा गुस्सा आता है कि यार कौन लिख रहा है लोकेटर पेपर पे, क्या जरूरत है? तो अक्षत, बहुत मतलब मैंने तो अपने करियर में बहुत सुना है, और शायद आपने भी सुना होगा कि क्यूए में ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को कितनी सैलरी मिल सकती है आज के टाइम में? आई थिंक आंसर ना थोड़ा सा रिलेटेड ही है, जो हमने पहले पॉइंट्स डिस्कस करे, कि अगर आपने टेक्नोलॉजीज पे ध्यान दिया है और वो पोर्ट्रे कर पा रहे हो, और आपका जॉब एप्लीकेशन भी ऐसी कंपनीज में हो रहा है, लाइक प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, जो स्किल सेट पे हायर कर रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो क्यूए में डेवलपर से ज्यादा पैसा ले रहे हैं इंडस्ट्री, या एट पार तो है ही, और बहुत डेवलपर्स हैं जो उनसे कम ही ले रहे हैं सैलरी। तो वही वाली बात है, माइंडसेट वाली चीज है सारी, कि अगर आप स्किल्स में पीछे रह गए एंड देन आप ऐसे रोल्स को अप्लाई कर रहे हो, मैनुअल टेस्टर या पीपल मैनेजर या समथिंग लाइक दैट, तो कम हो भी सकता है। एंड देन फिर कॉम्प्रोमाइज कहीं तो करना पड़ेगा, क्वालिटी और उसका एक बैलेंस होता है, राइट, स्किल सेट का और देन व्हाट यू आर पेड। क्योंकि कंपनी अल्टीमेटली बोथ वेज है ना, मतलब बिजनेस ही है ये। इफ कंपनी इज पेइंग यू तो फिर उनको वो चाहिए भी आउटपुट, राइट? उनको अगर दिख रहा है कि यस यू आर अ स्किल्ड पर्सन एंड आप वो कर सकते हो, एंड आई थिंक उस लेंस से देखना तो स्टार्ट कर ही दिया था ऑलमोस्ट 5 8 प्रोबेबली 10 years बैक भी। और अब वो इवेल्युएशन का क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज वही देख रही है कि क्या आप स्किल्स लेके आते हो। तो तब आई थिंक ये ब्रैकेट जो है वो इतना नहीं रह जाता, कम हो जाता है। बट अगर आप बहुत ज्यादा नीश स्किल्स की बात कर रहे हो, जैसे कि बहुत ही ब्लॉकचेन डेवलपर है, या एआई में बहुत ही, मतलब डेटा साइंस में बहुत कुछ, बहुत ही कोई ऐसी नीश स्किल सेट है और समथिंग लाइक दैट, तो डेफिनेटली वो जो पे आउट हो रहा होगा, वो प्रोबेबली एक एवरेज इंजीनियर डेवलपर टेस्टर से तो कहीं ज्यादा ही हो रहा होगा। तो अगेन बात वही है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, सिमिलरली जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर और स्किल्स पे, तो प्रोबेबली उतना ही आप ले भी सकते हो मार्केट से। बट रियलिस्टिकली a good technical tester can easily expect 3x to 4x in market of their experience, at least 10 साल के ब्रैकेट तक तो ये बहुत वैलिड है ही, राइट? तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा, स्किल सेट का ही मैटर है मेरे हिसाब से सारा।
करेक्ट। 3x to 4x मतलब अगर किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 30 लाख से 40 लाख तक की 40 सैलरी लाख मिल तक। सकती है। राइट। ऑल्दो बस एक ये मेरा एक मतलब एक ये एस्टिमेशन ही है, 10 साल वाले 50-60 लाख भी ले रहे हैं टेस्टिंग में। मेरे मतलब कांटेक्ट में लोग हैं जो 1 CR तक भी पैकेजेस ले रहे हैं। बहुत एक्सेप्शनल सिनेरियो है, और वो टेस्टिंग में ही है, बट वो इतना कमा रहे हैं। काफी लोग जैसे फ्रीलांसर्स हैं, तो दे आर नॉट इन रेगुलर पेरोल्स, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और दे आर डायरेक्टली मतलब डॉलर्स में और व्हाटएवर उनका बिलिंग है, तो इट इज वेरी गुड पैकेज, वेरी डिसेंट। करेक्ट। मतलब मिनिमम 3x ले सकते हो, मैक्सिमम तो फिर आपके स्किल सेट पे डिपेंड करता है कि स्काई इज द आपको। लिमिट। राइट, राइट, बिल्कुल। और बिल्कुल ही अगर आप ऐसे जैसे टीसीएस वगैरह में बहुत लंबे लंबे टाइम से लोग बैठे हुए हैं, देन आप टेस्टिंग कर रहे हो और प्रोबेबली कुछ टेक्निकली ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, मोस्टली मैनुअल टेस्टिंग ही कर रहे हो, और एक ही टाइप के रोल और प्रोजेक्ट में बहुत लंबे समय से हो, और टीसीएस वगैरह में टिपिकली पैकेजेस कम भी होते हैं, तो उस तरीके से आप हो और उस तरीके से आप स्विच भी कर रहे हो, तो प्रोबेबली आपको उतना ना मिल पाए कंपेयर टू अ डेवलपर। तो अगेन वो आपके ऊपर है कि आपको थोड़ा सा अपस्किल करना पड़ेगा, एंड देन बेटर रोल्स को टारगेट करना पड़ेगा, तो आप वो गैप फिल कर सकते हो। करेक्ट। तो अक्षत, क्योंकि आपको 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है करेक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, तो ये भी बोला जाता है कि जैसे ही आपको 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, तो इतनी जॉब ओपनिंग्स नहीं होती आपके लिए, आपकी सैलरी ग्रोथ नहीं होती। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? आई थिंक ये है, इट इज ट्रू। और थोड़ा इंजीनियरिंग से ज्यादा चैलेंजिंग टेस्टिंग में है, द रीजन बीइंग कि एज अ डेवलपर आप इंजीनियरिंग मैनेजर बन के फर्दर इंजीनियरिंग डायरेक्टर और इवन एग्जीक्यूटिव रोल्स को टारगेट कर सकते हो, सीटीओ एंड सो ऑन। ऑल्दो मैंने ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो क्यूए साइड से गए एंड देन इंजीनियरिंग मैनेजर और प्रोबेबली सीटीओ भी बने हैं फ्रॉम क्यूए साइड, दे हैव गॉन इनटू दैट। बट वो ये कि वो प्रोपोर्शन कम होगा, प्रोबेबली 5% होगा प्रोबेबली फ्रॉम टेस्टिंग साइड जो सीटीओ की लैडर तक जा रहा है, और 95% डेवलपर साइड से ही जा रहे हैं। तो हैविंग सेड दैट, टेस्टिंग में क्या हो जाता है कि आफ्टर क्यूए लीड एंड देन क्यूए मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड देन हेड ऑफ क्यूए, तो ऑब्वियसली रोल्स तो कम हो ही जाते हैं, बिकॉज अगर आप हेड ऑफ क्यूए देखोगे तो कुछ भी नहीं तो 30 to 60 की रेंज में वो पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर रहा होता है। तो यू कैन सी द रेशियो ओवर देयर इटसेल्फ कि रफली रफली 40 टेस्टर्स तो एक हेड ऑफ क्यूए, तो 1:40। तो ऑब्वियसली क्यूए साइड में जब आप सीनियर रोल्स पे जा रहे हो बियॉन्ड क्यूए लीड एंड क्यूए मैनेजर, तो नंबर ऑफ रोल्स तो कम हो ही जाते हैं। बट देन अगेन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, या तो या तो आप इतना अपस्किल हो जाओ, आप इतने अच्छे हो टेक्निकली कि आप फिर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग लीडरशिप और इवन सीटीओज में फो कर सकते हो, लाइक ट्राई कर सकते हो। दैट इज वन थिंग। और नहीं तो भी एज अ नेक्स्ट स्टेप आप एटलीस्ट क्यूए स्पेसिफिक चीजों में इतने स्मार्ट रहो जिसमें कि व्हाट आई बिलीव इज कि क्यूए का मतलब हो गया एक तो क्वालिटी माइंडसेट और वो सारा सॉल्यूशन शिफ्ट लेफ्ट वाला, अपार्ट फ्रॉम दैट पाइपलाइंस, क्लाउड सर्विसेज, ऑफ कोर्स इसमें डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स आती है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एंड टू एंड सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें कि ऑप्टिमाइजिंग द होल सॉल्यूशन एंड टू एंड फ्रॉम क्वालिटी पर्सपेक्टिव, from NFR's lens, optimizing performance, एक scaled application है, then optimizing performance around that, handling security of that. अगर वो सारी चीजों में आप एक्सपर्ट हो इन अ लार्ज स्केल, तो फिर आप टेस्ट आर्किटेक्ट, यू नो इस टाइप के रोल्स को टारगेट कर सकते हो, हेड ऑफ क्यूए, इवन देयर आर रोल्स लाइक इंजीनियरिंग मैनेजर इन क्यूए एंड सो ऑन। तो ऑफ कोर्स कम है एट दैट लेवल एंड डिफिकल्ट भी है, बट देन द आंसर इज सेम कि आपको टेक्निकली अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, एंड देन यू कैन टारगेट दोज रोल्स। करेक्ट। तो अक्षत, आपको क्या लगता है टेस्टर्स को ज़्यादा ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज मिलती है या फिर डेवलपर्स को ज़्यादा ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज मिलती है? यार सही बताऊं ऑनेस्टली तो आजकल किसी को भी नहीं मिल रही ऑनसाइट अपॉर्चुनिटीज इन टूडेज टाइम, मतलब पोस्ट कोविड तो बहुत सिचुएशन बदल ही गई है।
वीजास का थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हो गया है। हर कंट्री अपनी लोकल पॉपुलेशन पे ज्यादा फोकस कर रही है रादर देन फोकसिंग ऑन फॉरेनर्स। और दूसरा रिमोट वर्किंग का भी एक एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कंपनीज को कि जिन लोग को हायर भी करना है ना तो वो रिमोटली काम करवा ले रहे हैं, या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या इवन फुल टाइम पे भी वो रिमोटली करा ले रहे हैं। तो वैसे तो कम ही हो गया सब कुछ। जिस पॉइंट पे इजीली चल रहा था लाइक बिफोर प्रीवियस प्री कोविड इफ आई से, तो प्री कोविड तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा डिफरेंस था। इट वाज मोर अबाउट कि एक तो ट्राई करने वाली बात है ऑफ कोर्स कि आप ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज ट्राई कर रहे हो कि नहीं। दूसरा ऑब्वियस सी बात है कि बेसिकली बीइंग एट द राइट प्लेस एक वो आई वुड से कि एक डेस्टिनी वाली बात भी है कि यू गिव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन योर करंट कंपनी एंड देन इवेंचुअली डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन्स अप फ्रॉम द सेम कंपनी। तो वो सब चीजें थी। आई थिंक उस पॉइंट पे ना टेस्टर डेवलपर कुछ ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं था, रोल्स थे ही, अपॉर्चुनिटीज थी ही, और अब नहीं ही है। लेकिन अगर हम अभी की बात करेंगे प्रेजेंट टाइम की, जब ऑलरेडी वीजा रेस्ट्रिक्शन बढ़ गए और अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं ऑन साइट की, तब अगर आप रिलेटिवली पूछोगे तो डेफिनेटली जो नीश स्किल्स है ना, उसी के लिए वो लोग खर्च करके आउट ऑफ द वे जाके वीजा स्पॉन्सर करने के लिए सोचेंगे। एक ट्रेडिशनल क्यूए या डेवलपर भी होगा ना, तो व्हाट इज द पॉइंट? या तो वही मिल जाएगा बंदा या रिमोटली करा लेंगे। तो यू वुड हैव टू हैव दैट स्पेशल इन योरसेल्फ। अगेन हमारा ये आई थिंक तीसरा या चौथा वेरिएशन है ऑफ द सेम पॉइंट कि आपको अपस्किलिंग करना पड़ेगा। यू वुड हैव टू बी दैट पर्सन कि जिसको फिर आप ऑन साइट के लिए कंपनीज अपॉर्चुनिटी दे पाए, या फिर आप ग्रैब कर पाओ वो अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट। मतलब हम लोगों ने जो बात की मेन वही है, अपस्किल नहीं करोगे तो अपने करियर में स्टक रहोगे, अगर अपस्किल करोगे तो ही अपना करियर लंबे समय तक आप चला पाओगे। अब आईटी में बहुत ऑब्जेक्टिविटी आ गई है और ये बढ़ने ही वाली है विद द emergence of AI and all of that, कि सब्जेक्टिविटी से ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी है। इट्स ऑल मेरिट बेस्ड। तो वो चाहे टेस्टिंग हो या कोई भी रोल हो, अभी सिर्फ स्किल्स के हिसाब से ही काम हो रहा है और आगे भी जाके वही होने वाला है। और स्किल्स में भी जैसा हमने बात करी थी ऑलरेडी, राइट सेट ऑफ स्किल्स, मतलब वो भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट? कि ट्रेडिशनल चीजों से उतना शायद आपको फायदा ना हो पाए जितना न्यू सेट ऑफ स्किल्स से होगा। चाहे वो एआई तो आजकल हर चीज में ही पार्ट बन गया, राइट? डिजाइनर्स को भी एआई यूज करना आना चाहिए, प्रोडक्ट को भी आना चाहिए, क्यूए को भी, डेवलपर को भी, डेवऑप्स को भी। तो हर एक आई वुड से टाइप ऑफ जॉब को बेनिफिट हो सकता है एआई से, एंड हाउ यू कैन लेवरेज इट स्मार्टली एंड ब्रिंग बेटर वैल्यू टू द टेबल, उसी के हिसाब से आपका आगे का कैरियर पाथ डिफाइन होता है आज के टाइम में एटलीस्ट। करेक्ट। तो अक्षत, अभी हम लोग ने अपस्किलिंग की बात की, एआई की भी बात की, करेक्ट। तो अगर किसको एआई के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है और उसको अपस्किल करना है, एआई सीखना है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है और उसको एआई में क्या सीखना चाहिए? आई थिंक वैसे तो देखो बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं। Udemy पे बहुत सारे एलिमेंट्री कोर्सेज हैं वेयर यू कैन स्टार्ट। आई थिंक आपको, आई बिलीव, एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी चाहिए एआई के अराउंड, एलएलएम्स के अराउंड, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मॉडल्स। थोड़ा सा एज अ नेक्स्ट स्टेप ये आपका जाएगा थोड़ा सा मैथमेटिक्स में, जहां पर आप मैथमेटिकली उन मॉडल्स को समझते हो। फर्दर एज अ नेक्स्ट स्टेप फिर वो जाएगा प्रोग्रामिंग वाली डायरेक्शन में, जिसमें कि पाइथन, मतलब कहने की जरूरत नहीं, पाइथन इज द लैंग्वेज टू गो फॉर। पूरा डेटा साइंस पाइथन पे ही होता है और पूरा एआई का कोड सारा पाइथन पे होता है। बहुत सारी लाइब्रेरीज है, नमपाई, पांडास, फर्दर टेंसर फ्लो एंड सो ऑन। तो वो आपको जो है करना पड़ेगा। आई थिंक एक बड़ा अच्छा तरीका ये भी है, एंड आई फाउंड दैट हेल्पफुल माई सेल्फ, कि आप जिस भी उसमें हो ना, लाइक रोल में हो, जो आपका स्किल सेट है या जो भी आप कर रहे हो, मैं तो बोलता हूँ अपना एक बढ़िया अपडेटेड सीवी आप चैट जीपीटी को दे दो, एंड देन प्रोबेबली बिल्ड योर प्रोफाइल कि मैं ये करता हूँ, मुझे ये आता है एंड सो ऑन। और फिर आप उससे अपना एक पूरा कैरियर पाथ बनवाओ कि लाइक अब मुझे सबसे एक अच्छी चीज है जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी डू, कि लिंक्डइन पे जाके हम सर्च कर सकते हैं, राइट? कि किस टाइप के रोल्स की डिमांड है। अगर आप एआई कीवर्ड से, एआई क्यूए से सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से टॉप 10 रोल्स इन डिमांड है, एक्सपीरियंस लेवल से सेग्रीगेटेड। ठीक है, उसमें क्या क्या, एज व्हेन यू सी द जेडी, तो क्या क्या वो डिमांड कर रहे हैं एज अ स्किल सेट, राइट?
उससे आपको आइडिया लग सकता है कि यार मुझे क्या बनना है। लाइक मैं 3 साल का हूँ अभी, तो 5 साल पे मैं कहाँ देख रहा हूँ अपने आप को, या जो जिस भी लेवल पे हो आप, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर में कहाँ देख रहे हो। उस हिसाब से बेस्ड ऑन योर करंट प्रोफाइल आप एक पूरा एक पाथ बनाओ विद चैट जीपीटी, है ना। और इवन चैट जीपीटी कैन सजेस्ट यू वेरी गुड कोर्सेज टू गो फर्दर। तो इट वुड गिव यू समथिंग फ्रॉम नथिंग। मतलब वो परफेक्ट नहीं होगा, बट इट वुड गिव यू समथिंग टू गेट स्टार्टेड। फिर उसके बाद जब आप उस डायरेक्शन में जाते हो, थोड़ा सा आप लोगों से बात करते हो हु आर योर मेंटर्स इन दैट फील्ड, तो आपका वो ऑटो करेक्ट होता रहेगा, एनहांस होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा प्लान, राइट। और उससे भी ज्यादा अगर आपको बिल्कुल कोई शॉर्टकट चाहिए एंड यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, तो कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे आप कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स कर सकते हो। बहुत सारे हैं, राइट। आई मीन मैं किसी को मार्केट नहीं करना चाहता है, बट देर आर सो मेनी पॉपुलर वंस जो आपको 6 मंथ्स का 1 ईयर का एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाएंगे। एंड देन थोड़ा वो एकेडमिक ड्रिवन भी होता है कि डिग्री एंड ऑल ऑफ दैट साथ में हो गया। बट आई ऑलवेज बिलीव कि उसमें थोड़ा सा एक रिव्यू वगैरह चेक करके कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स कितने हैं और एलमनाई वगैरह से थोड़ा टच में जाके तभी आप जाओ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी है कि मार्केटिंग तो अच्छी कर रहे हैं, बट देन पता चल रहा है यार ये तो सब फ्री में भी अवेलेबल था। मतलब अगर आपके अंदर वो एंथुजियाज्म है, एंड आई थिंक वो जूनियर्स में ज्यादा होता है बिकॉज उनके पास ज्यादा एनर्जी ज्यादा टाइम है, तो मुझे लगता है आप सब कुछ फ्री में भी कर सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं, सब यूट्यूब पे है। आप यू कैन फाइंड एवरीथिंग एंड यू कैन डू। बस थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपको सारी चीजें अलग अलग जगह से स्कैटर्ड है, गैदर करके स्टिच करके अपने नोट्स बना के अपना कंटेंट रखना पड़ेगा। तो वो ज्यादा मेहनत वाला काम है। और अदरवाइज तो फिर आप प्रोफेशनली जाओ, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स पकड़ो और बढ़ जाओ फिर उस डायरेक्शन में। करेक्ट। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या फिर कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप देख भी सकते हो ना कि आप क्या काम है जो रिपीटेड है, और उसमें अगर आप जी, एआई यूज कर सकते हो तो उसको यूज करके आप वो काम को कैसे कम टाइम में कर सकते हो, तो उससे थोड़ा प्रैक्टिकल एब्सोल्युटली। एक्सपीरियंस भी मिल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, वो तो है ही। मतलब वॉट एवर जो मैं भी बोल रहा था वो सब थ्योरेटिकल बेस्ड बनाने वाली बात है। वो अंडरस्टैंडिंग जब आपको आ गई एंड पैरेलली जब आप सीख रहे हो उस पॉइंट पे भी, डेफिनेटली अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको अपॉर्चुनिटीज देखना ही चाहिए कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं कैसे एनहांस कर सकता हूँ, जो भी मैं सीख रहा हूँ उससे। एंड हु नोज कि इंटरनली ही आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि डाउन द रोड आप इंटरनली ही लेटरल वो कर लो, लाइक स्विच कर लो डेजिग्नेशन। तो नथिंग बेटर देन दैट, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो हमेशा ही मोस्ट वैल्यूएबल है। अक्षत, अभी आप टेक्निकल साइड हो, करेक्ट? यस तो यस। कुछ रीजन था क्या कि आपने सोचा कि मैं टेक्निकल साइड पे रहता हूँ और मैनेजरल रोल की तरफ नहीं जाना है आपको? एक्चुअली अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। एटलीस्ट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी फ्रॉम माय पर्सनल पर्सपेक्टिव। बिकॉज मेरा कैसा हुआ कि माय कैरियर पाथ वेंट फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर देन टू ऑटोमेशन टेस्टर, फिर प्रोडक्ट और कंसल्टिंग का मिक्स करते करते टिल लीड लेवल आई वॉज डूइंग लाइक कटिंग एज टेक्निकल वर्क, और वो भी नया नया इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू टेक स्टैक एंड सो ऑन। उसके बाद डाउन द रोड आई बिकेम अ क्यूए मैनेजर एंड देन हेड ऑफ अ क्यूए। तो जब मैं हेड ऑफ क्यूए बना तो उस पॉइंट पे ऑफ कोर्स देयर वर 40 प्लस पीपल अंडर मी, एंड आई वाज क्लोजली वर्किंग विद सीटीओ एंड अदर लीडरशिप पीपल। तो उस पर्टिकुलर रोल में व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट कि विद सच अ बिग टीम आपके पास टाइम प्रोबेबली कम होता है ऑफ बीइंग स्टेइंग हैंड्स ऑन, कि आप हैंड्स ऑन भी रह पाओ और कोड भी लिख पाओ। ऑल्दो मैं फिर भी ट्राई करता था इन माय एक्स्ट्रा टाइम एंड सो ऑन, पीओसीज करता था, फ्रेमवर्क्स बनाता था, बट वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा था। तो मुझे कॉन्शियसली ऐसा लगा कि यार इतना बड़ा पीपल मैनेजमेंट ना करते हुए व्हाट इफ कि अगर मैं क्यूए आर्किटेक्ट या ऐसा कोई रोल लेता हूँ जिसमें इवन इफ मैं मैनेज भी कर रहा हूँ तो एक छोटी टीम को कर रहा हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं हैंड्स ऑन भी रह सकता हूँ। आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट। तो मुझे पर्सनली वही लगा। और आई थिंक दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन हैज अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि बीइंग अ हैंड्स ऑन पर्सन, अगेन वो वैल्यू जो आप लेके आ रहे हो वो कभी भी डिमिनिश नहीं होने वाली डाउन द रोड भी। स्टेइंग प्योरली अ पीपल मैनेजर might or might not be very positive going forward as we go ahead in time. तो मुझे वो लगा। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक इंडस्ट्री इज आल्सो मूविंग इनटू, कि बहुत ज्यादा पीपल मैनेजमेंट रोल्स से ज्यादा इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स, और
इंजीनियरिंग मैनेजर और आर्किटेक्चरल रोल्स पे फोकस किया जा रहा है। तो आई बिलीव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाली बात भी है कि एटलीस्ट 15 years 18 years, और जब तक आप चाहो यू कैन स्टे हैंड्स ऑन, एंड प्रोबेबली 20+ years पे व्हेन यू हैव प्रोबेबली डन अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन योरसेल्फ, तो हो सकता है कि आप यू आर इन एग्जीक्यूटिव रोल, और फिर आप डिफरेंट टाइप का यू आर ब्रिंगिंग सॉल्यूशंस इन आर्किटेक्चर बट प्रोबेबली नॉट वेरी मच एक्चुअली राइटिंग द कोड, वो वाली बात है। तो वो भी हो सकता है, बट फिर मुझे लगता है टू सम पॉइंट और फैशन एज ए इंजीनियर आई थिंक यू शुड स्टे इन टच विद टेक्नोलॉजी। अगर आप बाद में जाके किसी चीफ मतलब सीटीओ भी अगर आप बन, मतलब इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग, मतलब मेरा पर्सनल एम्बिशन है, तो बहुत बड़ी चीज है और पता नहीं कभी हो पाया तो भगवान ने चाहा तो हो भी जाएगा। तो वो भी अगर इतना बड़ा रोल भी आपको मिल जाता है ना, तो भी एटलीस्ट आप सॉल्यूशन स्टैंड पॉइंट से ना यू आर स्टिल इन टच ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज आप उस इंजीनियरिंग पूरी टीम को, पूरे डिपार्टमेंट को यू आर गिविंग द राइट डायरेक्शन, यू आर ऑल्सो गिविंग द राइट सॉल्यूशनिंग अप्रोच फ्रॉम अ बिगर परस्पेक्टिव आई वुड से डाउन द, मतलब उसमें आप शायद कोड, वैसे तो मैं सीटीओस को जानता हूँ जो अभी भी कोड लिख रहे हैं, बट वो है कि वो एक कम पोर्शन में होता है ऑफ कोर्स, बट उससे ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एट द इंजीनियरिंग लेवल वो तो आप कर ही रहे हो, बिकॉज वही तो काम ही है अल्टीमेटली सीटीओ का। तो आई थिंक इंटरेस्ट वाली बात भी है, बट आई बिलीव कि उससे बिल्कुल अवे मत हो जाओ, लाइक डोंट लीव टेक्नोलॉजी कंप्लीटली। लाइक एक माइंडसेट हुआ करता था ना अभी कुछ साल पहले तक भी, कि अब मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 15 साल का हो गया है, अब मैं मैनेजर बन जाऊंगा तो फिर मेरी टीम काम करेगी मैं नहीं करूंगा। तो वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए, आगे आगे वो बहुत मुश्किल हो जाएगा एज द टाइम गोज फॉरवर्ड। करेक्ट, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मैनेजर रोल में सिर्फ काम डेलीगेट करना है, हमको खुद को काम करना नहीं है, लेकिन वैसा प्रैक्टिकली है नहीं। प्रैक्टिकली है नहीं, और वही 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 आई थिंक रोल्स खत्म हो रहे हैं। दैट्स वेरी हार्श थिंग टू से, बट अनफॉर्चुनेटली वही है, फेस द रियलिटी। आई थिंक वही रोल्स खत्म हो रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि कंपनीज को भी लग रहा है कि यार दीज आर द पीपल जिनको हम पैसा सबसे ज्यादा दे रहे हैं, प्रोबेबली वैल्यू ऐड कितना कर पा रहे हैं, आई थिंक दैट्स क्वेश्चनेबल। और फिर एआई के उससे भी काफी चीजें हैंडल हो जाती है, स्पेशली पीपल मैनेजमेंट वाली चीजें, राइट। तो उनको लगता है यार सारी एक्सेल, सारी रिपोर्ट, सारे वो सब तो एआई से हो ही रहा है, एंड देन टूल्स इतने एफिशिएंट हैं, तो मतलब क्या जरूरत है, तो फिर वो ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो अक्षत, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको? आई थिंक आई वुड से अगेन अपस्किलिंग इन शॉर्ट एंड अपस्किलिंग इन द राइट डायरेक्शन, दो ही चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। और मैं यही बोलूंगा कि जो मैंने पहले भी बोला था ब्रीफली कि परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नो मैटर व्हाट जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, राइट। अगर आपको कहीं से कुछ मोटिवेशन नहीं भी मिल रहा है ना एक पॉइंट पे, एंड यू आर वेरी डीमोटिवेटेड, यू डोंट नो व्हाट टू डू, डिसहार्टेंड एंड सो ऑन, तब भी व्हाट यू शुड डू, राइट, कि 1 घंटा जो आपका डिफाइंड है ना दिन का, आप वो फिर भी निकालो, फिर भी बैठो सिस्टम पे और फिर भी करो। मतलब इट्स हार्ड बट दैट इज व्हाट इट इज, वो पे ऑफ करेगा, इट इज गोइंग टू पे ऑफ समटाइम। तो ऑलवेज शो अप। करेक्ट, मतलब आपने ये बहुत अच्छी एडवाइस दी कि 1 आवर निकालो ना। तो बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता। मैंने बोला एटलीस्ट दिन के 10 मिनट तो निकाल सकते हो, 15 मिनट तो निकाल सकते हो ना, उससे तो स्टार्ट करो, फिर आप आगे जाके बढ़ा भी सकते हो इसको। राइट राइट, बिल्कुल वही हैबिट। एक वो है ना एटॉमिक हैबिट्स करके एक वो बुक है, मतलब आप थोड़ा थोड़ा करते रहो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। ऐसा कुछ बोला है ना ऑथर ने कि 21 डेज तक अगर आप एक चीज करते रहते हो, राइट, तो फिर उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता, वो आपके हैबिट का पार्ट हो जाती है, आप नेचुरली करने लगते हो वो चीज। तो बस ऐसा ही है। सो थैंक यू सो मच अक्षत, अपना टाइम देने के लिए पॉडकास्ट के लिए। होप जो भी ये पॉडकास्ट देखे थैंक्स कुछ ना कुछ सिद्धार्थ। उनको हेल्प मिलेगी। श्योर, इट वाज वेरी नाइस कनेक्टिंग, एंड इट वाज फन, मतलब मजा आया बात करके, एंड यस, होप टू सी यू अगेन सून एंड हैव मेनी मोर डिस्कशंस इन फ्यूचर। श्योर श्योर। थैंक यू अक्षत। ऑलराइट, ओके, बाय बाय। बाय।